देखो कल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा था आपसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर कोई बच्चा नया हो भाई, उसके लिए थोड़ा सा फिर बता दूं मैं, क्योंकि डे बाय डे नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं इसमें। तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे प्लस टू के लिए। मैंने ये कहा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज की निकालनी हो तो होती के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरा हमने बताया भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिव चार्ज खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव खुद की तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो ये E इक्वल टू के क्यू बाई आर का फार्मूला है किसी सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो। बस पे ध्यान दो बेटे, मैं छोटा पॉइंट बताना चाह रहा था आप लोगों को। मैंने आपको ये बताया था ना कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे अवे होती है। पॉजिटिव चार्ज की यूं इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी मैंने, मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं, आगे काम आएगा ये अपने। दूसरा मैंने कहा था भी नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होती है। अच्छा, अगर दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है अगर दोनों चार्ज दे रखे हों तो। अब ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव किधर करेगा, नेगेटिव किधर करेगा। जो मुझे बताना है वो एक पॉइंट ध्यान दो अब, वो ये है, जैसे मैंने यहां ये बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो कई बार क्या करेगा वो डायग्राम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखा देगा। ये कहेगा भाई ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूं बहुत छोटा सा पॉइंट है बेटे, लेकिन बार बार यूज होगा, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना आपने कि मैं जो बताना चाह रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो इसने बोला भाई ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इसको देख के मैं एक चीज बता सकता हूं कि भाई इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है, जैसे देखो ये दे दिया मेरे को, इसने ये दे दिया। अब इसके बेस पर मुझे कोई चीज एनालाइज करनी हो तो एक बात तो मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर मुझे चार्ज मानने की जरूरत पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, मान लो मुझे चार्ज मानने की जरूरत पड़ जाए, तो मैं इधर पॉजिटिव चार्ज मान सकता हूं और इधर नेगेटिव चार्ज मान सकता हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जैसे मैंने इसमें बताया। तो ये मैं मान सकता हूं, कोई डाउट इसमें? कई जगह जरूरत पड़ेगी आपको इस तरीके से कि भी चार्ज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा, चार्ज माननी पड़ेगी। तो ई जो है वो हमने बताया पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी होती है और आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो इधर आप पॉजिटिव दिखा सकते हो, इधर आप नेगेटिव दिखा सकते हो। एक तो ये पॉइंट ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखकर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रिडिक्ट करना। दूसरा उसके बाद है कि भाई जैसे कई बार क्या होगा, जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी, कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने कल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई थी E इज इक्वल टू F बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज। तो यहां से फोर्स होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी, उसमें कहेगा भी मैंने चार्ज रख दिया, तो ये बोलेगा भी इस चार्ज पर ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालना हो तो होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स होगा। तो ये तो किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाएगा फोर्स, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरी बात, कई बार आपको बोलेगा भी चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इसमें एक चार्ज रख दिया कोई आपने, आपको बोलेगा इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो डायरेक्शन बताओ। तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये ध्यान रखना है, फोर्स लगेगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज रख दो, नेगेटिव चार्ज रख दो, तो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये पॉइंट बहुत काम का है, ये याद रखना है आपको कि फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर फोर्स की डायरेक्शन। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इसी चैप्टर में, मैं सोल्व करवाऊंगा आप लोगों को, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी, उसकी डायरेक्शन वगैरह बताई होगी, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख देगा और हमसे ये पूछ लेगा कि ये बताओ इस चार्ज पर कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा।
तो मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर लेना। चार्ज की डायरेक्शन बतानी हो तो आप ये देख लेना चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखा देना, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिखा देना। ये पॉइंट आज बताया गया है, लेकिन ये यूज जब तक पूरी यूनिट पढ़ोगे तब तक बार बार होगा। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला, बेसिक पॉइंट है जो बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। हर बार नहीं बताया जाएगा कि किस पर फोर्स किस तरफ लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर फोर्स लगाती है और पॉजिटिव पर अपनी डायरेक्शन लगाती है, नेगेटिव पर अपने अपोजिट लगाती है, और वैल्यू होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ये चीज याद रखना। अभी मैं एक दो क्वेश्चन इसका ले लेता हूं पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 न्यूटन पर कूलम। एक रीजन में 1000 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने एक चार्ज रख दिया 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज। आपको कहेगा भी इस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस पर बताओ फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो भाई इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इसने दे दिया 2 माइक्रो, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 1000, तो फोर्स आ गया भाई 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये फोर्स आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स निकाला तो क्यू इंटू ई कर दिया मैंने, तो क्यू इंटू ई से फोर्स आया और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। और देखो ये कहता है एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस रीजन में एक चार्ज रख दिया हमने -6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। इस चार्ज पर कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो बेटा इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, और फोर्स की वैल्यू होगी क्यू इंटू ई। मैग्नीट्यूड निकालना होता फोर्स की वैल्यू में, तो ये साइन तो बता रहा कि फोर्स लगेगा अपोजिट टू द ई। वैल्यू होगी इसकी 6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁵। तो यहां से देखो ये आया 12 इंटू 10⁻⁻⁻1, मतलब F इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन। तो 1.2 न्यूटन फोर्स आ गया इसके ऊपर। क्लियर? भूमि ने, दीपिका ने, सब ने आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो अब ये तो मैंने इसका यूज बताया भी, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पर उसके अपोजिट, और वैल्यू निकालने तो क्यू इंटू ई से निकाल लो। ये कहता है एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। जहां पर ये स्प्रिंग रखा हुआ है वहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई 1500 न्यूटन पर कूलम की। 1500 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन समझना, कहीं कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया। ये कहता है स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच कर रखी है हमने, ये बॉडी इसके साथ अटैच कर दी। इस पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, इस बॉडी पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। तो क्वेश्चन ये है बेटे, आपको ये बताना है व्हाट विल बी द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताओ व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो बताइए उस टाइम स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी होगी, ये पूछा इसने आपसे। तो मैं करता हूं इसको सॉल्व। देखो पहले बॉडी यहां थी, आपने चार्ज लगा दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा क्यू इंटू ई, उसके कारण ये बॉडी यहां आ जाएगी, ये बॉडी यहां आ जाएगी। मान लो ये जो दूसरी स्टेट मैंने रेड कलर से दिखाई है, ये है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस टाइम इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है के एक्स। एक्स है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये हमसे पूछी इसने, तो चेंज इन लेंथ पूछी हमसे इसने। तो मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बैलेंस कर दूंगा, तो के एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई कर दूंगा मैं, के एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और यहां से एक्स निकालना मुझे,
तो x इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई के। इसमें वैल्यू भर दो, क्यू की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6, ई की वैल्यू 1500 और के की वैल्यू मेरे ख्याल से 100 दे रखी थी इसने। तो यहां से देखो ये 2 जीरो से जीरो कट गई बेटे, तो x इज इक्वल टू 45 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसलिए मैंने बताया भी छोटे छोटे, देखो बहुत छोटी बात है ये, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है और फोर्स की डायरेक्शन, ये सब चीजें बड़े काम आएंगे आगे चल के। मतलब ये चीजें वो होती है जो दोबारा नहीं बताई जाती, वो अंडरस्टूड मानी जाती है, बच्चों को ये आती हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह डिफाइन कर लिए तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तमन्ना, भूमि, सबका सही है बिल्कुल, आदित्य। तो ये चेंज इन लेंथ बताया इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें देखो मैंने चेंज इंक्रीज इसलिए बताया क्योंकि बॉडी पर फोर्स इधर लगा तो खिंच गया। नेगेटिव चार्ज देता तो इसको कंप्रेस कर देता, यो नेगेटिव चार्ज देता तो कंप्रेस कर देता क्योंकि फोर्स आपका लेफ्ट साइड में लगता। फिर तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको याद रहेगी कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूं, आपसे पूछ लूंगा इसमें। फिर जैसे देखो ये कहता है एक रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम। 200 न्यूटन पर कूलम की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे पूछ लूं कि ये इलेक्ट्रॉन हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रॉन। आप मुझे आंसर बता सकते हो भाई, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रख दिया तो उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा? पहले तो आपको ये देखना चाहिए भी एक्सेलरेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई से निकलेगा। इसने हमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन निकालना हो तो फोर्स बाई मास इससे निकलेगा, तो दैट इज क्यू इंटू ई बाई मास। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्यू और मास पता होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बता दी मेरे को 200। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सोल्व करके ए बता दो। एक्सप्रेशन एम इज इक्वल टू क्यू, बिल्कुल सही। तो यहां से मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, ऐसा कोई भी नाम दे देगा आपको, इनका मैं आगे यूज करूंगा। अभी तो मैंने एक बार जस्ट ये बताया कि फोर्स क्या होता है, किधर लगता है। इनका एक आर्टिकल आएगा अपना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए जरूरी होगा, फिर उस टाइम आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। तो उसमें उसके उस टाइम आपको याद रहना चाहिए कि मैंने बता दिया था कि हाँ ये होता है डायरेक्शन वायरेक्शन सारी चीज। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पर जो कल हम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर। मैं कल दो से ज्यादा चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा था आपसे, तो अब मैं न्यूट्रल पॉइंट निकलवाऊंगा, एक न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट एक अरेंजमेंट देगा आपसे, न्यूट्रल पॉइंट पूछेगा। क्वेश्चन ये फोर्स में भी किया था, वही हम इसमें भी करांगे। तो न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो भाई बेटा, मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 और Q2। मैं एक बार बता दूं बच्चों को, कुछ जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए भी, कि बेटा अभी जो है वो बेसिक्स चल रहे हैं अपने, धीरे धीरे चैप्टर का लेवल बढ़ेगा तब चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको हर लेवल इसमें पढ़ाया जाएगा, कंपटीशन लेवल भी, बोर्ड लेवल भी, सब कुछ इसमें कवर होगा आप लोगों का। तो इसलिए कुछ बच्चे अगर नए आए हैं तो उनको बता दूं कि बेसिक चीजें हैं। कुछ बच्चों ने हो सकता है अब लगे छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन बहुत काम की हैं ये, इन्हीं से आगे बढ़ेंगे फिर हम। अब देखो, जैसे मैंने 2 चार्ज लिए, मान लो इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आएगा कि आपसे बोलेगा भाई 2 चार्जेस हैं, अगर इनका मैग्नीट्यूड अलग है, मैं कंसिडरेशन कर लेता हूं, चलो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेसर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए ये जो लाइन ए बी है इस पर न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां होगी जहां दोनों Q1 Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाए। जिस पॉइंट पर Q1 Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगी वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो एक तो आपको यह ध्यान देना कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक आएगा। न्यूट्रल पॉइंट किसके नजदीक आएगा? जो चार्ज छोटा है उसके नजदीक आएगा, क्योंकि बड़े के नजदीक लोगे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो बड़ा चार्ज वैसे ही बड़ा है, वो अपनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, छोटे वाला उसको कैंसिल ही नहीं कर पाओगा। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक आएगा अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो न्यूट्रल पॉइंट नियरर टू स्मॉलर चार्ज आएगा। अच्छा, दोनों चार्ज मैंने लाइक चार्ज लिए हैं, अभी जरूरी दोनों लाइक हो, अनलाइक भी हो सकते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लाइक चार्ज का लिया है, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो चाहे दोनों नेगेटिव ले लो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी पहले लाइक चार्ज की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं लूंगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले दो लाइक चार्ज की बात कर लूं। तो बेटा जैसे मैंने माना कि डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, लेट सी पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, मानो सी जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, और हमें इसकी लोकेशन बतानी है, मतलब इसका डिस्टेंस बताना किसी भी एक चार्ज से। मैं Q1 से इसका डिस्टेंस बताऊंगा, मान लो ये डिस्टेंस x है, लेट दैट डिस्टेंस इज x। मैं Q1 से बताऊंगा, क्वेश्चन में Q2 से भी पूछ गया तो Q1 से निकल जाएगा तो Q2 से भी निकल जाएगा। एक बच्चे ने पूछा भाई स्मॉलर चार्ज के नजदीक कैसे होगा? क्योंकि स्मॉलर चार्ज के नजदीक इसलिए होगा क्योंकि स्मॉलर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा कम प्रोड्यूस करेगा, तो बड़े वाले के नजदीक ले लोगे तो वो चार्ज भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम हो गया, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पाएगी। छोटे के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड के कैंसिल होने के चांसेस होंगे, बड़े वाला का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांस होंगे स्मॉलर के नजदीक, बड़े वाले के नजदीक नहीं होंगे। अब ये देखो, चलो अब मान लो सी है आपका न्यूट्रल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया, तो ये कितना होगा भाई? ये होगा डी माइनस एक्स। ठीक, अब ये जो Q1 है ये अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, और Q2 अपने से इधर प्रोड्यूस करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट है तो ये E1 E2 कैंसिल होनी चाहिए, कैंसिल होने के लिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तो अपोजिट तो मुझे दिखाई दे रही है, ये इक्वल भी होनी चाहिए, तो E1 E2 इक्वल होंगी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो तभी कैंसिल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, E2 और E1 का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। तो पहले देखो E1 है Q1 के कारण, तो E1 की वैल्यू x के हिसाब से निकलेगी, E2 की वैल्यू d माइनस एक्स के हिसाब से निकलेगी। तो मेरे ख्याल से तो E2 अगर मुझे लिखना होता तो बढ़ती k Q2 ओवर d माइनस एक्स का स्क्वायर, और अगर मुझे E1 लिखना होता E1 तो वो बनता k Q1 ओवर एक्स स्क्वायर, k Q2 और d माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक होता k Q1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये E1 की वैल्यू, इसका डिस्टेंस x है, इसका डिस्टेंस d माइनस एक्स है। मेरा पर्पज है टू कैलकुलेट x। आपको ध्यान हो, जिन बच्चों ने मेरी क्लास लगा रखी है या जिसने पिछले वाली क्लास देख ली होगी, तो कूलम्ब्स लॉ में भी एक फोर्स के लिए हमने ये आर्टिकल करवा रखा है, सेम टू सेम वही आर्टिकल है, वो फोर्स के लिए था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसी तरीके से सोल्व होगा, सेम आंसर भी आया होगा। k से k काटो, इसको मैं लिख सकता था Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू d माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो मुझे निकालना x, इसको सोल्व करके मुझे x चाहिए किसी तरीके से, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसका अंडरूट ले लेता हूं दोनों साइड का, तो ये बनेगा Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू d माइनस एक्स ओवर एक्स। अंडरूट लूंगा तो राइट साइड में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां से इसका मैं लिखूंगा अंडररूट Q2 बाय Q1 d ओवर x माइनस 1, d ओवर x माइनस 1। तो इस माइनस 1 को इधर ले आऊं तो अंडर रूट Q2 बाय Q1 प्लस 1 इज इक्वल टू d ओवर x। अब मुझे x निकालना है, तो ये पूरी टर्म ले जाऊंगा नीचे, x ले आऊंगा इधर, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी d ओवर अंडर रूट Q2 बाय Q1 प्लस 1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x क्या निकाल दिया मैंने x निकाल दिया डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट का स्मॉलर चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस ये आ गया। ध्यान करो, जिसने ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रखा है, सेम वहां पर यही आंसर आया था जब लाइक चार्जेस थे तो आपके, बट वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे थे, एक गिवन चार्ज थर्ड चार्ज दिया था मैंने, उस पर फोर्स की बात कर रहे थे। यहां हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करें जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जिस बच्चे ने
मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हो ना, वो पास्ट लेक्चर में देख ले भाई, कोई नया बच्चा है तो उसमें सारे मैंने करवा रखी चीजें, ये मैंने दोबारा भी करवा दी है, चलो क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं, मैंने करवा दी है दोबारा ये चीज। तो इसमें बेसिकली ये समझना क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। दो चार्ज दे रखे हैं, इनके इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगी, उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। मैंने कहा वो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, मैंने वो सी पे मानना, उसका एक पॉइंट एक चार्ज से डिस्टेंस ले लिया, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करके सोल्व कर दिया। एक मैं एग्जांपल भी ले लेता हूं इसका, देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, इस फार्मूले में डायरेक्ट भर के ले लेंगे। इसमें Q2 लार्जर चार्ज के लिए, Q1 स्मॉलर चार्ज के लिए है, और मेरा डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से आएगा आपका। देखो भाई मैं दो चार्ज लेता हूं, मान लो एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है 64 माइक्रोकूलम, एक 4 माइक्रोकूलम का एक 64 माइक्रोकूलम का है। ये ए पॉइंट पर रख दिया, ये बी पॉइंट पर रख दिया। तो बेटा ये डिस्टेंस है मान लो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा फाइंड दी स्मॉलर चार्ज के नजदीक क्यों होगा। बेटा स्मॉलर चार्ज के नजदीक राघव इसलिए होगा क्योंकि बड़े के नजदीक तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और कैंसिल नहीं हो पाएगी, स्मॉलर के नजदीक ही कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो अब ये देखो दो चार्ज है 4 का और 64 का। आपसे ये पूछा गया कि अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। तो मैं मान लेता हूं लेट सी इज द न्यूट्रल पॉइंट और x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। तो पहले जो मैंने डेरिवेशन की थी उसमें भी स्मॉलर से लिया था x, तो x आ गया d है 25, Q2 की जगह 64, Q1 की जगह 4 प्लस 1। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू 25 अंडर रूट 16 प्लस 1, तो 25/5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया स्मॉलर चार्ज से। तो स्मॉलर चार्ज से 5 है तो लार्जर से कितना है 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये देख लेना चाहिए आपको किससे पूछा गया, मैंने स्मॉलर से निकाला, जरूरी नहीं स्मॉलर से पूछे, लार्जर से भी पूछ के भाई। एक चार्ज है -e, एक है -9e, एक चार्ज -e, एक -9e। ई तो समझते हैं ना, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए ई बता दूं, इसको बोलते हैं ई भाई, इसको ई बोलते हैं। कोई बच्चा अगर नया हो तो ई स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये चार्ज ए पॉइंट पर -e, बी पॉइंट पर -9e, ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मैं आपसे पूछूंगा फाइंड दी पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम लार्जर चार्ज, मतलब 9e चार्ज, 9e से आप मुझे न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम 9e, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम 9e। इससे बताया मैंने पूछा है, ध्यान रखना, कौन कौन बच्चे बता सकते हैं इसे। इससे ये जो डिस्टेंस था ना हमने किससे लिया था, ये तो स्मॉलर से लिया था। अगर मैं स्मॉलर से निकालूं तो ये आता 50 ओवर अंडर रूट 9e ओवर e प्लस 1, तो ये आता मेरा 50 ओवर 4, 12.5 सेंटीमीटर आता। लेकिन 12.5 तो इससे आया, ये आया, मैंने पूछा कौन सा, ये वाला, तो मैंने तो इसका आंसर देना भाई इसका। तो ये कितना आंसर है, ये कितना बनेगा 37.5 सेंटीमीटर बनेगा, ये आंसर होगा। आंसर ये है, ये नहीं है। तो 37.5 बड़ा भाई, बिल्कुल। हाँ ज्यादातर ने लिखा है वैसे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूट्रल पॉइंट आया, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब अनलाइक चार्ज दूसरा केस है भाइयों। अब दूसरा केस है, तो अब मैं लूंगा कि भी एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव है और डी डिस्टेंस पर रख दिया हमने ये। अब फिर पूछेगा न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा। इतना तो पता चल गया, मैं मान लो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है आपको पता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी, जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आए, जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आए वहां न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। अब जो इसमें मुझे बात बतानी वो ध्यान से सुनो बेटा। देखो जब मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लिए थे ना, तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में आया था। लेकिन अगर दोनों चार्ज अनलाइक हों तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में नहीं आऊगा। ए बी लाइन, ए बी जो पॉइंटिंग से बाहर आओगा, बीच में क्यों नहीं आओगा मैं बता दूं एक बार।
देखो मैंने कहा न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आनी चाहिए, तभी वो कैंसिल होंगी, और कैंसिल होंगी तो तभी न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि न्यूट्रल पॉइंट अब की बार ए बी लाइन से बाहर आएगा, ए और बी के बीच में नहीं आएगा। पहले मैं समझा दूं क्यों नहीं आएगा, इसलिए आप पहले लिखना मत, समझ लेना कि न्यूट्रल पॉइंट अब की बार ए और बी के बीच में क्यों नहीं आएगा। वो देखो बेटा, मैं एक बार मान लेता हूं लेट न्यूट्रल पॉइंट यहां आया, मैं इसमें मैग्नीट्यूड Q1 का एक कम लूंगा भाई, आपको मैग्नीट्यूड में लेट करके दे रहा हूं, आप किसी को मान सकते थे। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं अभी कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं आएगा। जैसे मैंने मान लो, वो कहता हूं सी पर आएगा, मैं कह रहा हूं सी पर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो सी पर इसलिए नहीं आ सकता, बीच में इसलिए नहीं आ सकता कि बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी लाइन के बीच में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आओगी, Q2 की अपने से अवे आओगी। Q1 की और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई तो कैंसिल होने के चांस ही नहीं है। तो ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट बन ही नहीं सकता इस एग्जांपल में कि भाई वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल हो सके। इसका मतलब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आनी ही आनी, कोई भी पॉइंट ले लो बीच में तो यही केस बनेगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगी, कैंसिल नहीं होंगी। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट अब की बार आउटसाइड ए बी आएगा, आउटसाइड ए बी आएगा, और स्मॉलर चार्ज के नजदीक तो आना जाना होता है। स्मॉलर से मेरा मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नजदीक आएगा, और आएगा ए और बी से बाहर। तो ए और बी से बाहर आएगा, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए, बीच में क्यों नहीं आ सकता, मैंने रीजन समझाने की कोशिश की। अब मैं निकालता हूं न्यूट्रल पॉइंट, आउटसाइड ए और बी आएगा, तो कहां आएगा वो देख लो भाई। ये था -Q1 प्लस Q2, ये डिस्टेंस है D। मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट आया भाई C पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं X। अब मेरा काम है X निकालना। X क्या होगा? उज्जवल ने तो आंसर भी दे दिया, क्या बात है। तो अब देखो यहां पर C पॉइंट पे स्मॉलर चार्ज मैंने Q1 लिया, तो Q1 के नजदीक आना है। स्मॉलर से मतलब हमारा होता है मैग्नीट्यूड जिसका कम हो। तो Q1 नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ दिखा दो। Q2 पॉजिटिव है तो ये अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई, इसको इससे अवे दिखा दो। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E1 अपोजिट तो है, अगर इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगी। अपोजिट तो दिख ही रही है, अगर इक्वल हो गए तो कैंसिल हो गए, नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब देखो E1 और E2 इक्वल आनी चाहिए, तो E1 निकालने के लिए तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, और E2 निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि E2 इस Q2 के कारण तो ये डिस्टेंस चाहिएगा, और ये होगा D प्लस एक्स, D प्लस एक्स। तो E2 के लिए तो डिस्टेंस बढ़ेगा ये टोटल D प्लस एक्स, और E1 के लिए केवल ये x। तो इसके हिसाब से देखो K Q2 ओवर D प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 ओवर x का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो और आंसर बताओ तुम लोग। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेटे x इज इक्वल टू D ओवर अंडर रूट Q2 बाई Q1 -1। पहले वाले में +1 आया था, इसमें आएगा -1। ये फर्क पड़ जाएगा इसमें, जब सोल्व करके देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो ये इसमें और उसमें पहले वाले में क्या फर्क है? यहां -1 आया, उसमें +1 आया। इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और क्लियर हो जाएगी बात, और क्लियर हो जाएगी भाई। देखो मैं 2 चार्ज ले लेता हूं, ए और बी पॉइंट पर। यहां चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। यहां चार्ज है 16 तो नहीं, 32 माइक्रोकूलम। यहां -2 का है, यहां 32 माइक्रोकूलम का है। ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम। -2 वाले से डिस्टेंस बताना आपको। बेटा मान लो ये C पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, और ये इससे डिस्टेंस है x। तो जब कैलकुलेशन की थी मैंने उसमें स्मॉलर से लिया था, अब भी मैंने स्मॉलर से पूछ लिया, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू भर देता हूं। x इज इक्वल टू 30 ओवर अंडर रूट 32 बाई 2 -1। तो यहां से
x इज इक्वल टू 30 ओवर रूट 16 माइनस 1, तो 30 ओवर 4 माइनस 1, तो 30 ओवर 3, मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया भाई। मैं और एग्जांपल करवाता हूं भाई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे लेवल वाइज। बेटा दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू, ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट है सेंटर, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस भी ए। बेटा ये पॉइंट ए, ये बी, ये सेंटर था, एक पॉइंट है पी। मैं चार्ज दोनों नेगेटिव ले लेता हूं, समझाना थोड़ा सा मेरे लिए आसान रहेगा। नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं भाई, ठीक है। ए बी, ए और बी में दो पॉइंट माइनस क्यू, ये ए, और यहां पी पॉइंट है एट डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस है बेटे एक्स, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट। तो ध्यान से सुनना भाई, तो मुझे इन दोनों की यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी बेटे, ए से पी का डिस्टेंस मुझे चाहिएगा और बी से पी का डिस्टेंस चाहिएगा, मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूं आर, ये आर, ये आर। डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखोगे तो आर की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसने बोला भाई ये ए, ये एक्स, आर और आर, आर तो मैंने मानना है। इसने बोला भाई इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पी पॉइंट पर। तो मैंने क्या करना है, मैं क्या करूंगा, पहले माइनस क्यू दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊंगा। मैंने दोनों चार्ज नेगेटिव लिए हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव लिए, तो ये अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ए वाला जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ए वाला। तो ए वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूं ई ए वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ए बोल रहा हूं, और बी वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूं ई बी। ये नेगेटिव चार्ज आपको पता अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो दोनों नेगेटिव तो अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ए वाले का नाम मैंने ई ए रख दिया, बी वाले का नाम मैंने ई बी रख दिया। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी बेटे, ई ए और ई बी, और वो दोनों वैल्यू होंगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर हम बाद में पुट कर लेंगे, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे, तो ये एंगल इक्वल होंगे बेटा, आपको इतना पता होगा सिमेट्री से मैथमेटिकली कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली मैंने, इक्वल है, इनके एंगल बना लिए मैंने। अब मेरे को इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं इनको रिजोल्व करूंगा। ई ए का कंपोनेंट आएगा यहां ई ए कॉस थीटा, इधर आएगा ई ए साइन थीटा। मैंने ई ए को रिजोल्व कर लिया, कंपोनेंट मुझे उम्मीद आपको आते होंगे, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा। उसके बाद ई बी का एक कंपोनेंट इधर, ई बी कॉस थीटा, इधर ई बी साइन थीटा। अब ये रिजोल्व सबने कर लिया होगा, इस तरह 4 से क्वेश्चन भी था अपना एक। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी क्लासेस पहले नहीं लगा रखी, वो पास्ट लेक्चर जाके देख लेना। ये इस तरह के सेम टू सेम क्वेश्चंस हमने कूलम्स लॉ में फोर्स के किए हुए हैं। ध्यान रखना, जो मैं नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं बात में, तो पास्ट लेक्चर में दोबारा देख लें उनको एक बार। अब ये देखो, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ गए, ये ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो भाई मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देता हूं ई नेट, ई लिख दूं या तो ई बोल देता हूं। ई होगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। जिस बच्चे ने भी आंसर लिख दिया वो मेरे साथ मिला लेना, मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि समझाना है मुझे एक बार। तो रिजल्टेंट आएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, तो ये होगा बेटे 2 ई ए कॉस थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा। क्योंकि ई बी और ई ए इक्वल हैं, तो ये दोनों, अब ई बी की जगह मैं ई ए रिप्लेस कर देता हूं। अब मुझे ई ए की वैल्यू पता है, अगर मैं कोस की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाए। कोस की वैल्यू मैं ट्रायंगल से निकाल लूंगा। मैं ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेता हूं सी ए पी, ये ऊपर वाली हाफ ट्रायंगल जो ना सी ए पी, इसमें ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर हो जाएगी। देखो ना, मुझे ई ए चाहिए, कोस चाहिए, ई ए मेरे पास है, कोस मैं ट्रायंगल से निकाल रहा हूं, ऊपर वाले ट्रायंगल से, बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके कोस थीटा निकल जाएगा। कोस की वैल्यू भर दूं, ई ए की वैल्यू भर दूं, तो ई इज इक्वल टू 2 के क्यू
बाय आर स्क्वायर एक्स बाय आर, और E इज इक्वल टू 2k क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। आर की ये वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 2k क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर की वैल्यू बढ़ने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था। इसमें देखो ये तो पता है ना, आर की वैल्यू जो भरोगे तो इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पावर 3/2 हो जाएगी, ये पावर 3/2। तो ये इस तरीके से डिराइव करके आप बता सकते थे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हाँ, आर नहीं था बेटा, ये ए था, मैंने अभी लिख दिया ये रेड कलर से, ये ए था। हाँ बिल्कुल, ये आपका रिजल्टेंट आएगा आपका। अब इसके अंदर स्पेशल केस लगा सकते हैं आप। देखो बेटे, मैं एक, अभी तो टाइम होगा वैसे लेक्चर का, अभी अगली क्लास स्टार्ट होगी आपकी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें आपने क्या करना है, घर के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो बेटा। देखो मैंने ये पॉइंट इधर लिया है, पहले तो बात सुन लो कि तो जैसे मैंने यहां पॉइंट लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मैं अगर ये पॉइंट इधर देता, अगर मैं पॉइंट इधर देता तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती। देखो इसमें रिजल्टेंट इधर आया है, इसमें रिजल्टेंट यहां आता। अगर मैं ये पॉइंट यहां की बजाय इधर देता तो रिजल्टेंट इधर आता, इसमें रिजल्टेंट इधर आया है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, घर से ट्राई करके आना है। अब आपको एक तो ना इसका ग्राफ बना के लाना है। घर से आप एक ग्राफ बना के लाओगे ई का विद एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे आप। घर से ग्राफ बना के लाना अपने एक्स ई का एक्स के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं आपको कन्वेंशन दे देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली है इस डायरेक्शन को, इसको पॉजिटिव मानना है आपने, और जो डायरेक्शन इधर होगी ना, इधर डायरेक्शन जो है उसको आपने नेगेटिव मानना है। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव माननी है। आपको ई और एक्स का ग्राफ बनाना है। एक तो ये आपने घर से आंसर क्वेश्चन करना है, एक आपने ये बताना कि मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी। ये दो चीज आपने घर से करके लानी है। फिर मैं कल इसको आगे डिस्कस करूंगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है एक्स के साथ, मैं ग्राफ बनाऊंगा, चेक कर लेना किसका मेरे साथ मैच करेगा, तब पता चल जाएगा यस नो।